Hello students, welcome to Equator Academy Dehradun. और now we're going to start our lecture number 2 of the chemistry. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके केमिस्ट्री का जो लेवल है वो क्लास 10 तक का लेवल है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के पे देखें तो आपको पता चलेगा कि क्लास 10th लेवल तक के ही क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आए थे। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग आपके 10 to 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके केमिस्ट्री से, यानी क्लास 10 की केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में आते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने ये लेक्चर जो है प्रिपेयर किए हैं कि अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में जैसे आए तो आप आराम से कर सकें। चलिए लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। और आज लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या होता है। तो देखिए, अ मिक्सचर इज सैड टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये मेन की पॉइंट है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट पूरे में, एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि मान लीजिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ए लिया है प्लस उसको बी के साथ क्या किया, मिक्सअप किया है। जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा उसमें ए और बी का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ए अलग ना दिखाई दे और बी अलग ना दिखाई दे, बिल्कुल आपस में मिला हुआ। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं होमोजीनियस मिक्सचर के। जैसे कॉफी, अब कॉफी में आपको पता है कि 3 एलिमेंट हमने मिला रखे हैं। एक कॉफी को मिला रखा है, प्लस हमने शुगर को मिला रखा है, प्लस हमने मिल्क को मिला रखा है। लेकिन 3 आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिलने के बाद भी ऐसे नहीं कि कप ऑफ कॉफी में ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो आपको अलग अलग लेवल पे दिखाई दे कि लेवल 1 पे आपका कॉफी है, लेवल 2 पे आपका मान लीजिए शुगर है, लेवल 3 पे मिल्क है। तीनों बिल्कुल ऐसे मिक्सअप होते हैं कि दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है आपको होमोजेनियस मिक्सचर का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ रहा होगा, और जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं होमोजेनियस मिक्सचर के वो आपको समझ में आ रहे होंगे। देन अगला लेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अ मिक्सचर इज सैड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि अब क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो हेट्रोजीनियस में क्या है, पूरी तरीके से एब्सेंट है थ्रू आउट, एंड हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सैंड प्लस क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। तो ये लेवल जो है यहाँ पर आपको वाटर का एक अलग लेवल दिखाई दे रहा है, और पर्टिकुलर यहाँ पर जो है आपको सैंड का एक अलग लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे कंपेयर किया गया है होमोजेनियस मिक्सचर के साथ। जब आपने शुगर और प्लस वाटर को मिक्सअप किया तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाटर का लेवल दिखाई दे रहा हो और नीचे शुगर का लेवल दिखा रहे हो। बिल्कुल ये ऐसे मिक्सअप हुए हैं कि you cannot separate sugar from water. I think you got it, the concept of what heterogeneous mixture. अब अगला जो है टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, वो भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, दैट इज सब्लिमेशन। चलिए रीड करते हैं सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर। ठीक है, यानी कि सॉलिड है उसको आप किसमें चेंज कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी कि बीच में जो लिक्विड स्टेट है वो एब्सेंट है, सीधे सॉलिड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंस व्हिच आर सब्लीम इन देयर सेपरेशन फ्रॉम नॉन सब्लिमेट मटेरियल। ठीक है, यानी कि लिक्विड की स्टेट एब्सेंट, सीधे आप क्या करें, सॉलिड से सीधे आप किस में चले जाएं, वेपर में चले जाएं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जो दे रखे हैं, और वही एग्जांपल्स कई बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और कंफोर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखना। अब अगला आप देख रहे हैं टॉपिक, वो है फिल्ट्रेशन। अब ये क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस फॉर क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ बाय पासिंग अ सस्पेंशन थ्रू अ फिल्ट्रेशन। यानी कि हम मान के चलते हैं इस एक ये जो बीकर है इसमें आपका
ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जिसमें आपके क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और इन सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को इस अगर लिक्विड से आपको अलग करता है तो आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करें, आराम से वो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि यहाँ पर जो आपका लिक्विड है वो आपका किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है, लेकिन खास बात क्या है, रूम टेम्परेचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या करती है, कॉजेज अ कूलिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे चारों ओर इवेपोरेशन की प्रोसेस लगातार जो है वो चल रही है। अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। यानी कि कोई आपको दिया हुआ सॉलिड सब्सटेंस है, उसको आपको सेपरेट करना है और उसका प्योरिफिकेशन करना है, तो हैव टू फॉलो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। In this process, the impure solid or mixture is heated with what suitable solvent like alcohol के साथ, water के साथ, acetone के साथ, chloroform के साथ to its boiling point and the hot solution is filtered। ठीक है, तो उसमें क्या बन जाएगा भाई, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो है आप जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज है उसको आप लोग क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे। The clear filtrate is cooled slowly to room temperature and when pure solid crystal out, क्या मिल रहे हैं आपको, pure solid crystal out, this is separated by the process of filtration and dried। बस तो बड़े आसान तरीके से जितना भी सॉलिड में आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। फिर से हम वही कर रहे हैं कि लिक्विड को किसमें कर रहे हैं कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर अगेन सेम इनटू लिक्विड। यानी कि वाइस वर्सा, पहले हमने लिक्विड को वेपर में किया चेंज एंड देन वापस वेपर को किसमें, लिक्विड में चेंज किया, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग। दस डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स व्हाट, ये ध्यान रखना है आपको, क्या क्या इन्वॉल्व है, वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, और इससे आपको डिस्टिलेशन की प्रोसेस पूरी रहती है। This method is employed to separate a liquid which have a different boiling point or liquid from non-volatile solid or solid either in solution or suspension। तो ये ध्यान रखना, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कुछ लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है, उनको अगर सेपरेट करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, तो आप टिक करके आएंगे डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, और ये बहुत आपने देखा होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शन कॉलम, ये आप कॉलम देख रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 इज यूज्ड टू सेपरेट two or more volatile liquid which have a different boiling point। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में हम दोबारा से डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर ही अलग अलग लिक्विड्स को क्या करते हैं, अलग कर पाते हैं। और जो आपके ये जितने भी आपके क्या होते हैं, क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करने के लिए रिफाइनरीज होती हैं, वहां पर इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ही क्रूड ऑयल से हम लोग क्या निकालते हैं, आपका एलपीजी गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, नेफ्था हो गया, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, जेट फ्यूल हो गया, फ्यूल फॉर शिप्स हो गया, और आपका डामर हो गया सड़कों के। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे एक क्रूड ऑयल से इतनी अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि क्रूड ऑयल से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं, तो आप टिक करेंगे सिंपल कि हर कंटेंट का जो होता है वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन अगला देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन ऑयल, हैवी ऑयल एक्स्ट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, जो अभी पीछे दिखा था आपको डायग्राम में, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लिक्विड एयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है? द नेम क्रोमेटोग्राफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रोमा मींस कलर। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी is based on the difference in the rate at which the components of a mixture are absorbed in a suitable absorbent। अब देखो क्रोमेटोग्राफी का मेन जो वो है कॉन्सेप्ट, वो है किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर एब्सॉर्ब। ये ध्यान रखना है आपको कि उनका जो है किस रेट, सबका एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द कंपोनेंट, आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। देन अगला देखेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। क्या हो गया? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इज लिक्विड एंड द अदर इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, हैवियर लिक्विड एंड मड एंड वाटर। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। इफ, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, if muddy water is allowed to stand undisturbed for some time in a beaker, the particles of earth, clay, sand settle at the bottom। सिंपल है, आप एक मतलब आम भाषा में, जैसे बारिश में आपका मिट्टी का पानी है, उसको ग्लास में भर लीजिए, लीव इट फॉर 6 to 7 hours, आप देखेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर क्या छूट जाएगा? आपका पानी। ठीक है, तो ये प्रोसेस को, सेडिमेंटेशन को इस तरीके से समझाया गया है। अब अगला जो क्लास 9 और 10 में हमने और भी पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स लिक्विड। अगेन व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? अ सॉलिड बिकम्स लिक्विड अपॉन एब्सॉर्बिंग हीट under normal pressure is called melting point of that solid. The melting point of a substance, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, is a fixed temperature, but if there are impurities in a substance, the melting point of that substance can change considerably। सिंपल है, सॉलिड में, प्योर सॉलिड है, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसी मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड से क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा। लेकिन अगर आप उसमें इम्प्योरिटीज मिला देंगे तो उसका भी इम्प्योरिटीज के बेसिस पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस उसमें आ जाएगा। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज टू वाटर वेपर, या लिक्विड चेंज इनटू वेपर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी को आप उबाल रहे हैं, वेटर में, वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन सोल्यूबल इंप्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर उस लिक्विड में आप इंप्योरिटीज को मिला दें तो उसका क्या हो जाएगा? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। टॉपिक देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ भाई? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है? लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड by giving out heat energy is called freezing point। जैसे आप आइसक्रीम जमाते हैं भाई, evaporation, the process of conversion of liquid into vapor at room temperature is called evaporation। evaporation is affected by following factors, याद रखना है, nature of the liquid, temperature and surface area। then उसके बाद condensation क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। condensation, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं, लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसेस टू लिक्विड फॉर्म। बस ये ध्यान रखना है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देन आपके क्लास 9-10 में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, तो पूछ लेते हैं कि भाई जो बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जैसे कि बाहर की तरफ क्या देख रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ आप क्या देख रहे हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। बस एक तो ये आपको इमेज थोड़ा सा रखी मैंने कि आपको अपने क्लास 9-10 का एक थोड़ी सी रिमेंबरिंग आपकी रिफ्रेश हो। देन उसके बाद डेल्टॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें। In 1803 to 1808, atomic theory had been given by John Dalton। The main point of John Dalton atomic theory are elements are consist of minute, indivisible, indestructible particle called atoms। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स, एटम्स होते हैं। उसको और अंदर या और फर्दर जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता है। देन
atoms of an elements are identical to each other, they have a same mass and size. Atoms of different elements different in properties and different in mass and size. ध्यान रखना है, तो common sense है. Atom can take part in chemical combination and does not occur in free in nature. तो atom किसी भी हालत में आपको free in nature नहीं मिलेगा. The atom of hydrogen is called the smallest and the lightest. A molecule is the smallest particle of an element or compound that can have a stable and independent existence. बस ये आपको ध्यान रखना है. Then ये एवोगाड्रो नंबर आपको ध्यान रखना है, ये आता है एग्जाम में. और एटॉमिक मास क्या होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है. Every particle of a matter have some amount of mass, ठीक है, associated with this, whether small or large. Everything is made up of atom. Mass of an atomic particle is called atomic mass. ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना, mass of an atomic particle is called atomic mass. Then this is commonly expressed as per the international agreement in terms of unified atomic mass unit, यानी कि AMU. Then इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था, बाहर की तरफ होते हैं, डायग्राम में देखा था आपने, नेगेटिव चार्ज होते हैं. Discovered by J.J. Thomson. A relatively charged electron is -1 unit and its absolute charge -1.610 coulomb. ठीक है, and electron was obtained always in the cathode ray experiment. ठीक, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग ने काफी चीजें जो है वो कवर अप कर ली है. और मैं फिर बता रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ये सारे लेक्चर्स का जो है क्रिएशन आपका हो रहा है. मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में केमिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप.